नमस्कार। आज हम भारत की स्वतंत्रता से पहले की जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं प्राचीन से आधुनिक तक, हम उसी के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, अक्सर ये एक धारणा है कि भारत में लोकतंत्र मतलब 1947 के बाद ही आया या फिर अंग्रेजों की देन है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। पर क्या ये पूरी कहानी है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोकतांत्रिक सोच, ये तरीके भारत में असल में कितने पुराने हैं, हजारों साल पुराने। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम पीछे चलते हैं, वैदिक काल, मतलब करीब मान लीजिए 3000 साल पहले। मैंने सुना है उस समय सभा और समिति होती थी। ये क्या थी असल में? हाँ, बिल्कुल। वैदिक ग्रंथों में इनका जिक्र आता है। देखिए, समिति जो थी वो एक तरह से आम लोगों की बड़ी सभा थी। अच्छा, आम लोगों की? हाँ, और ये काफी शक्तिशाली थी। ये अहम फैसले लेती थी, यहाँ तक कि राजा को चुनने या जरूरत पड़ने पर हटाने में भी समिति की भूमिका होती थी। राजा को चुनना या हटाना, ये तो बड़ी बात है। मतलब एक तरह की जवाबदेही तो थी। बिल्कुल। सोचिए, उस जमाने में ये सत्ता पर एक तरह का अंकुश था, और सभा जो थी वो शायद थोड़ी छोटी, ज्यादातर बुजुर्गों या कह लीजिए प्रतिष्ठित लोगों की परिषद होती थी। और हाँ, एक और बात, धर्म की अवधारणा। हाँ, धर्म। ये सिर्फ पूजा पाठ वाला धर्म नहीं था, ये शासक के लिए एक नैतिक कोड था। मतलब न्याय से राज करना, प्रजा का कल्याण सोचना, एक तरह से रूल ऑफ लॉ जैसा कॉन्सेप्ट। समझ गई, मतलब शासन का एक नैतिक आधार। बिल्कुल। अच्छा, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल, लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। तब तो गण संघ या गणराज्य भी थे, जैसे वज्जी संघ या शाक्य, भगवान बुद्ध का कबीला। हाँ, बिल्कुल, कई सारे थे। वज्जी संघ, जिसमें वैशाली के लिच्छवी बहुत मशहूर थे, मल्ल थे, शाक्य थे। तो क्या ये आज के रिपब्लिक जैसे थे? देखिए, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन उनमें लोकतांत्रिक तत्व बहुत मजबूत थे। सबसे बड़ी बात, शासक वंशानुगत नहीं होता था। ओह, चुना जाता था। हाँ, चुना जाता था। हाँ, और फैसले जो होते थे वो सामूहिक बहस मतलब चर्चा के बाद होते थे। हाँ, ये जरूर है कि शायद सभी को, जैसे महिलाओं या कुछ और वर्गों को, पूरी तरह भागीदारी ना मिली हो, पर उस समय के हिसाब से ये बहुत ही प्रगतिशील व्यवस्थाएं थी। वाकई। और पंचायतें, उनका तो आज भी जिक्र होता है। ये कितनी पुरानी है? अरे, पंचायतें तो बहुत ही पुरानी है, हजारों साल। ये तो भारत में स्थानीय स्वशासन की रीढ़ रही हैं, कह सकते हैं। गांव के लोग मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनते थे, वो ही स्थानीय मुद्दे सुलझाते थे, छोटा मोटा न्याय करते थे, प्रशासन देखते थे। और इसका कोई ठोस सबूत? हाँ बिल्कुल है, एक बहुत ही शानदार सबूत है। तमिलनाडु के उत्तर मेरूर में वहां एक शिलालेख मिला है। शिलालेख? हाँ, पत्थर पर खुदा हुआ, करीब 1100 साल पुराना, चोल राजा परांतक प्रथम के समय का। अच्छा, उसमें क्या लिखा है ऐसा? उसमें ग्राम सभा के चुनाव के नियम लिखे हैं, और इतनी बारीकी से, मतलब कौन चुनाव लड़ सकता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वोट कैसे डाले जाएंगे, अगर कोई सदस्य मान लीजिए ठीक से काम ना करे या कोई गलती करे तो उसे पद से कैसे हटाया जाएगा, सब कुछ। अरे वाह, 1100 साल पहले, ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर चुनाव और स्वशासन कितना व्यवस्थित और कह सकते हैं परिष्कृत था। ये सिर्फ राजा का फरमान नहीं था, ये जमीनी लोकतंत्र का एक जीता जागता दस्तावेज है। और दिलचस्प बात यह है कि ये परंपराएं किसी न किसी रूप में मध्यकाल में भी चलती रहीं। जब ऊपर सल्तनत या मुगल शासन था, तब भी गांवों में या व्यापारिक समूहों में अपने मसले वो काफी हद तक खुद ही सुलझाते थे। ये तो हुई प्राचीन और मध्ययुगीन जड़ों की बात, बहुत दिलचस्प। लेकिन फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिश राज ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। हाँ, बदला तो। देखिए, अंग्रेजों ने एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड शासन लागू किया। इसका एक नतीजा ये हुआ कि कई जो पुरानी स्वायत्त स्थानीय संस्थाएं थी वो कमजोर हुई। लेकिन अनजाने में ही सही, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी शुरू की जिनसे आधुनिक लोकतंत्र की नींव पड़ी, जैसे पश्चिमी कानूनी व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। अच्छा, जैसे लिखित कानून, एक औपचारिक अदालती प्रक्रिया। हालांकि ये अक्सर उनके अपने फायदे के लिए होती थी, पर एक सिस्टम तो बना। और मैंने सुना है कि राष्ट्रवादियों के दबाव में उन्होंने कुछ सुधार भी किए थे। हाँ। लॉर्ड रिपन का कुछ था, फिर मॉडले मिंटो। हाँ, दबाव तो बढ़ ही रहा था, तो कुछ सीमित सुधार करने पड़े। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा। फिर 1909 में मॉडले मिंटो सुधार आए,
जिनसे विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या थोड़ी बढ़ी। और 1919 में वो द्वैध शासन, ये क्या था? ठीक। हाँ, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसने प्रांतों में डायरकी यानी द्वैध शासन लागू किया। इसका मतलब था कि कुछ विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। अच्छा। लेकिन जो असली ताकत वाले विभाग थे जैसे वित्त, पुलिस, वो अंग्रेज गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास ही रहे। तो ये बहुत ही लिमिटेड पावर थी। समझ गई, मतलब असली कंट्रोल तो फिर भी उन्हीं का था। बिल्कुल। फिर आया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये काफी महत्वपूर्ण था। हाँ, ये तो सुना है। इसने प्रांतीय स्वायत्तता बढ़ाई, प्रत्यक्ष चुनाव का दायरा भी बढ़ाया। लेकिन यहाँ भी वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। मुश्किल से 10-12% वयस्कों को ही वोटिंग राइट्स थे। सिर्फ 10-12%? हाँ, लेकिन इन सब सुधारों का अपने सीमाओं के बावजूद एक फायदा ये हुआ कि भारतीयों को पार्लियामेंट्री प्रक्रियाएं, चुनाव लड़ना, सरकार चलाना, इन सब का कुछ प्रैक्टिकल अनुभव मिला। और इसी सब के बीच हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी तो चल रहा था। वो तो शायद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन था। कांग्रेस की क्या भूमिका रही? बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, शुरू में तो वो संवैधानिक तरीकों से ज्यादा प्रतिनिधित्व मांग रही थी। पिटीशन देना, प्रस्ताव पास करना। हाँ, शुरुआती दौर में। लेकिन जब गांधी जी आए तब तो तस्वीर ही बदल गई। कांग्रेस एक जन आंदोलन बन गई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, मास मोबिलाइजेशन। इन आंदोलनों ने करोड़ों आम लोगों को जोड़ा, उनमें एक नागरिक भागीदारी की भावना जगाई, अपनी आवाज उठाने का हौसला दिया। यह सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह से लोकतांत्रिक चेतना का भी विकास था। बिल्कुल सही कहा। और स्वराज की मांग वो सिर्फ अंग्रेजों को हटाने तक सीमित नहीं थी। अच्छा। स्वतंत्रता सेनानी, खासकर कांग्रेस के नेता, वो आजादी से पहले ही सोच रहे थे कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इस पर काफी बहसें होती थी, चर्चाएं होती थी। यानी भविष्य की तैयारी भी चल रही थी। हाँ, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जहां सभी वयस्कों को वोट का अधिकार हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहां सबको मौलिक अधिकार मिले, जहां एक पार्लियामेंट्री सिस्टम हो। कांग्रेस ने लगातार इन मूल्यों की वकालत की, वोट का अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता। इसने आजाद भारत के लोकतंत्र की वैचारिक नींव रखी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये कहना कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ अंग्रेजों की देन है या 1947 में ही शुरू हुआ, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये तो साफ है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। प्राचीन गणराज्यों और पंचायतों से लेकर मध्ययुगीन स्थानीय परंपराओं तक, और फिर बेशक स्वतंत्रता आंदोलन, जिसने आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। इन सब ने मिलकर भारत के आज के लोकतांत्रिक चरित्र को आकार दिया है। अंग्रेजों ने कुछ ढांचे जरूर दिए, लेकिन आत्मा तो बहुत पुरानी है। बिल्कुल। तो ये थी भारत की हजारों साल पुरानी लोकतांत्रिक यात्रा की एक छोटी सी झलक, जो आजादी से बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। ये जो हमारी पुरानी स्थानीय स्वशासन की परंपराएं हैं, जैसे पंचायतें जिनका हमने जिक्र किया जी, वो आज के भारत में कितनी प्रासंगिक हैं, या कह लीजिए किन नई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, इस पर भी सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, एक अहम सवाल है।